कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। मिलिंद खामोशी से अपने घर के गणमान्य लोगों की बातों को सुन रहा था। बड़ा भाई ज्ञान बोला, हो सकता है इसकी चोरी हुई ना हो, सबको उल्लू बनाकर पेड़ा खाने की सोच रहा हो। सुनकर मिलिंद ने एक नज़र सब पर डालते हुए शांति से बोला, ठीक है, मेरे रूम में चोरी हुई है या नहीं, इसका फैसला अब पुलिस टीम करे या सीबीआई वाले। अब घर में किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। तब चारों दामाद फिर बारी बारी से बोलने लगे, हाँ तो बड़े साले साहब, आपका क्या विचार है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब आए दिन घर पर पुलिस वालों का आना जाना लगा रहेगा और ये घर खबरों का बाजार बन जाना है। माँ शांति देवी शांति से मिलिंद को देखते हुए, इस बच्चे ने शुरू से ही मेरी बातों का सम्मान रखा है, अब मैं तुझे इजाज़त देती हूँ। अगर घर की इज्जत बचाने के चक्कर में यही क्यों शहीद हो? बेटा मिलिंद, अब पूरा परिवार तेरे हर फैसले में तेरे साथ है। मिलिंद जो खामोशी से अपने घर के गणमान्य लोगों के विचार का मन ही मन आत्ममंथन कर रहा था, बोला, इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ है जुबान और दूसरी चीज़ है पैसा, और मैं इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके घर की शांति को ख़राब नहीं करना चाहता। अभी इस टॉपिक को यहीं द एंड करें और मैं डिनर की तैयारी करवाता हूँ। और कहता हुआ ऊपर जाने लगा तो चारों बहनें बारी बारी से उसे रोकने लगी और मिलिंद फिर से शांति से बैठ चुका था। और अंत में बड़ा भाई बोला, पहले इसको अपनी एफआईआर वापस लेनी होगी और जितना मुझसे संभव होगा बड़े भाई होने के नाते इसकी रुपये पैसे संबंधी प्रॉब्लम को किस्तों में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अंत में माँ शांति देवी और चारों दामाद और बेटियों ने ये डिसीजन लिया कि एक रफ एग्रीमेंट बनाया जाए जिसमें ये लिखा हो कि बड़े भाई ने छोटे भाई से लोन में 5 लाख की रकम ली है और वो इस रकम को 1 साल के अंदर चुका नहीं पाया तो प्रॉपर्टी बंटवारे में इस रकम का दुगना दूंगा और मिलिंद अपनी थाने में लिखी रिपोर्ट वापस लेगा। इस फैसले को सुनकर बड़ा भाई चुप रह गया और मिलिंद को ये सब पेपर वर्क करना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, पर माँ की और सब बड़ों की बातों का मान रखते हुए इस फैसले पर मंजूरी दे दी। माँ शांति देवी बोली, इस फैमिली मीटिंग की बातों का जिक्र अपनी बीवियों से कहने से पहले दोनों ये वादा करूं कि घर की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। जैसे भी हो, रिश्तों में प्यार और सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। मीटिंग के उपरांत मिलिंद की चारों बहनों ने मिली के साथ मिलकर झटपट डिनर बनवाया और मिलिंद ने माँ, जीजाओं और बड़े भाई के साथ नीचे ही डिनर किया और चारों ननद और मिली ने एक साथ ऊपर रूम में ही डिनर किया और जिठानी बिमला और उसके दोनों बच्चों ने नीचे अपने रूम में ही डिनर किया, जो छोटी ननद शशि ही देकर आई थी। पेपर वर्क जल्दी ही अगली मीटिंग में करने के फैसले पर सबकी सहमति हो चुकी थी और सबको, चारों बेटी दामादों को सुबह जल्दी उठकर घर जाने की तैयारी करनी थी। मिलिंद भी ऊपर अपने रूम में थका थका आ चुका था। मिली खामोशी से कनखियों से मिलिंद को ही देख रही थी। मिलिंद फैमिली मीटिंग के बारे में मिली को बताकर अपसेट नहीं करना चाहता था, पर मिली के एक्सप्रेशन से उसे बताना ही उसे उचित लगा और उसने शांति से मिली को फैमिली मीटिंग और पेपर वर्क और सारी बातों से अवगत कराया और फिर आंख बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। और मिली भी बिना किसी प्रतिक्रिया के खामोशी से लेट कर सोने की कोशिश करने लगी। मिली को सोते हुए अचानक ही कुछ घबराहट सी होने लगी। वो उठकर बैठ गई कि शायद बैठने से घबराहट अपने आप ठीक हो जाए, पर जब बेचैनी ज़्यादा ही बढ़ गई तो मिलिंद को जगाने की सोचा, पर कुछ सोच कर बाहर बालकनी में आकर टहलने लगी। उसे लगा शायद ये सब लेट खाना खाने की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, जो अक्सर उसके पापा को हो जाती थी। जब मिली को होश आया तो उसने घर के सभी लोगों को अपने आसपास बैठे और खड़े पाया, जो बारी बारी से मिली बेटा तुम ठीक हो प्यार से पूछे जा रहे थे। मिली घबराकर एकदम बैठ चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उससे ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। मिली रुआसा सा मिली का हाथ थामे बैठा हुआ था। मिली की सास शांति देवी, चारों नंदे, चारों दामाद, जेठ जिठानी, दोनों बच्चे और यहाँ तक एक डॉक्टर भी बेड पर बैठा चुपचाप मिली के एक्सप्रेशन को देखकर बोला, अब माताजी आपकी बहू बिल्कुल ठीक है। मिली को डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और मिलिंद को दवाई का पर्चा देता हुआ वो चला गया। धीरे धीरे सब फैमिली मेंबर भी नीचे जा चुके थे और मिली ने मिलिंद से पूछा, मुझे आखिर हुआ क्या था? और मिलिंद ने बताया कि जब उसने रात को मिली को बेड पर नहीं पाया और बालकनी का दरवाज़ा खुला देखकर
जब वो बालकनी में आया तो मिली को उसने बाहर बेहोश पाया था और वो घबरा गया था और उसे बेड पर लिटाकर नीचे माँ को बताया, जिसके फलस्वरूप सब ऊपर आ गए और डॉक्टर साहब तो पड़ोसी ही हैं जो फोन पर तुरंत आ गए थे। इन सब घटनाक्रम में सुबह के 6 बज चुके थे। मिलिंद ने मिली को प्यार से किस करते हुए बोला, जान, तुम्हें चाय कॉफी में से कुछ पीने का मन है तो बता दो। सभी बहन बेटी की विदाई भी करनी है। मैं सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। तुम आराम करो। बोलता हुआ नीचे चला गया। मिली मिलिंद को रोकना चाहती थी कि वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है, पर मिलिंद तो जैसे हवा के घोड़े पर सवार था। मिली बेड से उतरी और ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना फेस देखकर चौंक गई। उसके लेफ्ट साइड के माथे और आंख के नीचे काफी गहरी चोट के नील पड़े हुए थे। मिली सोचने लगी, क्या उसकी तबीयत वाकई इतनी खराब थी कि वो बेहोश हो गई और वो बालकनी में रखे किसी गमले पर मुंह के बल गिरी और उसे याद तक नहीं है। मिली ने अपने अस्त व्यस्त हुलिये को ठीक किया और फिर किचन में पहुंची, जहां गैस के चूल्हे पर रखी चाय पता नहीं कितनी देर से खौल रही थी। मिली ने नाश्ते के लिए बिस्किट नमकीन प्लेट्स में रखे, फिर कुछ सोचकर मिलिंद को मिस कॉल कर दी। मिलिंद ने मिली का फोन देखते ही फौरन ऊपर आ चुका था। मिली को किचन में देखकर बोला, जान, तुम किचन में क्या कर रही हो? तुम जाकर आराम करो। लक्ष्मी आंटी जब आएंगी तो सारे काम हो जाएंगे। मिली को कपों में चाय डालते देख, अरे मैं तो भूल ही गया था कि ऊपर चाय बनाने रखी है। एक्चुअली नीचे बिमला भाभी ने सबको चाय नाश्ता करा दिया है। बस हम दोनों ही ये चाय नाश्ता करेंगे। और स्माइली फेस बनाते हुए मिली के हाथों से ट्रे लेकर उसमें चाय के 2 कप रखे और एक हाथ में मिली का हाथ और दूसरे में ट्रे पकड़े हुए रूम में आ गया। मिली मिलिंद चाय नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी चारों नंदे मिलिंद कहते हुए रूम में आ चुकी थी। मिली सकचाते हुए खड़ी होने लगी तो बड़ी ननद हंसकर बोली, अरे मिली बेटा, आराम से बैठो। हमसे क्या फॉर्मेलिटी करनी, हम तो तुम्हारा परिवार ही हैं। मिलिंद के कानों को खींचती हुई छोटी ननद शशि प्यार से बोली, भाभी का प्रेगनेंसी टेस्ट किसी अच्छे से गायनोलॉजिस्ट से करा लेना और जो भी गुड न्यूज़ हो हमें बता देना। और चारों नंदे बारी बारी से मिली के सिर पर और गालों पर हाथ फिराती हुई बोली, तुम्हें नीचे उतरकर नहीं आना है, हमें बालकनी से ही बाय कर देना। मिली शर्माती हुई सोच रही थी, क्या प्रेगनेंसी में लेडीज ऐसी भी बेहोश हो जाती हैं कि उन्हें इतनी गहरी चोट लगने पर उसका एहसास तक ना हो। अभी तो 2 महीने भी पूरे नहीं हुए शादी को। सोनू खूब खिंचाई करेगा। अभी तक तो बच्चों से दीदी शब्द सुनती आ रही थी और अब मम्मी कहने वाला आएगा। सोचते ही कुछ अजीब से आनंद की अनुभूति के वशीभूत हो स्माइल करने लगी। मिलिंद भी प्यार से स्माइली फेस बनाता हुआ मिली को ही एब्जॉर्ब कर रहा था। मिलिंद अपनी बहनों के साथ ही नीचे जा चुका था। मिली ने बालकनी से ही अपनी नंदों और नंदोइयों को बाय किया और वो नीचे से ही उसे आशीर्वाद देती हुई विदा हुई। मिली का अपनी मम्मी से बात करने का बहुत मन हो रहा था। उसके फ़ोन करते ही नॉटी भाई सोनू ने ही फ़ोन उठाया और स्पीकर ऑन करते हुए हंसकर बोला, सोनू स्पीकिंग। मिली जल्दी से बोली, पहले मम्मी से बात कराना, अपनी नौटंकी बाद में दिखाना। माँ पारो सोनू के पास ही बैठी हुई थी। उन्होंने सुनते ही फ़ोन हाथ में लिया और हंसकर बोली, अब तेरी सास की तबीयत कैसी है? मिली ने कल की फैमिली मीटिंग और उसके डिसीजन के साथ अपने बेहोश होने से लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में भी बता दिया। सुनकर माँ पारो बोली, वो बेटा तुम्हारा फैमिली मैटर है, पर तुम पहले मिलिन के साथ जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो और नहीं तो तुम घर आ जाना। मैं तुम्हें यहाँ किसी गायनोलॉजिस्ट से तुम्हारा प्रेगनेंसी टेस्ट करवा देती हूँ। और टेस्ट से पहले किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं मिली बेटा। पिता शिवप्रसाद ने न्यूज़ सुनकर नाना बनने की अनुभूति से खुश होकर सोनू से बोले, अब तुझसे भी कोई छोटा मेंबर आने वाला है। छोटा सा परिवार आने वाली खुशियों से आनंदित हो उठा। मिलिंद अपने ऑफिस फ़ोन करके बता चुका था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अगर वो आया तो लंच बाद ही ऑफिस आ पाएगा। लक्ष्मी काम करने आ चुकी थी और झाड़ू पोछा बर्तन सफाई का काम जल्दी जल्दी निपटाने में लगी थी और मिली नहाकर तैयार हो चुकी थी और तब तक मिलिंद भी सैंडविच और चाय रेडी कर चुका था। उसने लक्ष्मी को, जो कि काम ख़त्म करके नीचे जा रही थी, उनसे बोला, आंटी आप भी चाय नाश्ता मम्मी के साथ ही कर लेना, और उन ट्रे उनके हाथों में थमा दी और लक्ष्मी भी हंसते हुए लेकर नीचे चली गई। मिलिंद मिली को कार से गायनोलॉजिस्ट के पास लेके चल पड़ा, जो कि मिलिंद के घर के पास ही था। चाहता तो वो दोनों पैदल चलकर भी मुश्किल से 10 मिनट पहुंच जाते, पर कार से वो 1 घंटे में पहुंचा। फिर भी मिलिंद खुश था। वो ज़्यादा से ज़्यादा मिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। क्लिनिक पे
डॉक्टर के केबिन के बाहर मिलिंद बेसब्री से मिली की प्रेगनेंसी टेस्ट के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मिली डॉक्टर के केबिन के बाहर मिली की प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट का वेट कर रहा था और मिली भी अभी डॉक्टर के केबिन से बाहर नहीं आई थी। तभी एक नर्स ने आकर बोला, मिस्टर मिलिंद, आपको डॉक्टर मैडम बुला रही हैं। और मिलिंद सुनते ही डॉक्टर के केबिन में पहुंचा, जहां मिली पहले से ही उपस्थित थी। मिली को देखते ही डॉक्टर ने अपने इंटरकॉम से किसी नर्स को आने के लिए बोला और फिर स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर मिलिंद, अभी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है। एक्चुअली इन्हें लेट खाना खाने की वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। अक्सर शादी के बाद लेडीज़ का बेहोश होने को घर वाले ऐसी ही गुड न्यूज़ की होप रखते हैं। तब तक एक नर्स डॉक्टर के केबिन में एंटर कर चुकी थी, जिसे देखते ही डॉक्टर मैडम बोली, सिस्टर, आप मिली जी को अपने साथ ले जाइए और इनको मेडिसिन कैसे लेनी है इसकी जानकारी के साथ क्या और कैसा परहेज करना है वो भी समझा दीजिएगा। मिलिंद भी मिली के साथ जाने लगा तो डॉक्टर बोली, मिस्टर मिलिंद, मुझे आपकी नॉलेज में कुछ लाना और पूछना था, जो मैं केवल आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपकी वाइफ को बहाने से बाहर भेजा है। मिलिंद हैरानी से बैठ चुका था और सामने बैठी डॉक्टर की बात को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर कह रही थी, देखिए मिस्टर मिलिंद, आपकी वाइफ को ना तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है और ना ही फूड पॉइजनिंग हुई है। उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन जाने या अनजाने में खा ली थी जिसका रिएक्शन काफ़ी डेंजरस हो सकता था। और जो आपके पड़ोसी डॉक्टर थे, उन्होंने सही एग्जामिन किया था और उस मेडिसिन का रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए सही टाइम पर आपकी वाइफ को पावरफुल इंजेक्शन लगा दिया था, जो मैं उनका मेडिसिन डिस्क्रिप्शन लेटर देख रही समझ चुकी हूँ। पर आपके पड़ोसी होने के नाते और आपके शुभचिंतन होने की वजह से उन्होंने आपको गायनोलॉजिस्ट के पास जाने की राय दी थी। आप न्यूली मैरिड कपल हो और आपकी फैमिली के सामने वो ये बात बोल देते तो कई बार ऐसी बातों से फैमिली इश्यूज बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने आपकी तसल्ली के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लिया। ये टेस्ट तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी किट द्वारा खरीद कर खुद भी कर सकते हैं और हम भी उसे प्रेगनेंसी किट द्वारा ही टेस्ट करते हैं। कुछ केसों में हम ब्लड टेस्ट के द्वारा भी इसकी जांच करते हैं, पर आपकी वाइफ का केस प्रेगनेंसी का है ही नहीं। डॉक्टर मिलिंद से पूछ रही थी कि क्या आपकी वाइफ आपसे किसी बात पर नाराज़ तो नहीं थी, या आप दोनों के बीच में कोई छोटा मोटा इशू हो गया हो और उन्होंने आपको बिना बताए जाने या अनजाने में स्ट्रेस कोई गलत मेडिसिन ले ली हो, जिसका रिएक्शन इतना पावरफुल था कि आपकी वाइफ को इतनी डीपली चोट लगी और उन्हें पता तक नहीं चला। वो तो आप दोनों का गुड लक था कि वो घबराहट में बाहर बालकनी में चली गई और आप उनको बेड पर ना पाकर उन्हें ढूंढते हुए बालकनी में पहुंच गए और सही टाइम पर अपने पड़ोसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा लिया। आप सोचिए, अगर वो बेड पर ही सोते हुए बेहोश होती तो आप तो उनकी नींद में सोया समझकर शांति से सोते रहते। मैंने डॉक्टर की बातों को सुनकर शॉक्ड होते हुए बोला, पर हम दोनों के बीच में मैडम ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। हाँ, जब हम हनीमून पर गए थे तो हमारे रूम से 10-12 लाख की चोरी हो गई थी, पर मेरी पूरी फैमिली बड़े कोऑपरेटिव है और मेरी वाइफ मिली, उसमें बचपना तो है पर वो बहुत स्ट्रांग भी है और उसने सिचुएशन को हैंडल करके मुझे भी पॉजिटिव थॉट्स दिए हैं। डॉक्टर बोली, देखिए मिस्टर मिलिंद, मैंने आपको सारी बातों से अवगत करा दिया। मैं ये बातें आपकी वाइफ के सामने भी डिस्कस कर सकती थी, पर जिस पेशे से मैं बिलोंग करती हूँ उसमें पेशेंट की मेंटली और फिजिकली स्टेटस को ध्यान में रखा जाता है और मैं आपकी वाइफ को उनकी जानी या अनजानी गलती के लिए उनको आपके सामने गिल्टी फील नहीं कराना चाहती थी। और यदि वास्तव में फूड पॉइजनिंग का केस होता तो वही खाना आपकी पूरी फैमिली ने खाया था और आपकी पूरी फैमिली सहित आप भी मिस्टर मिलिंद हॉस्पिटल में एडमिट होते। आपकी वाइफ में वास्तव में आपसे नाराज़ होकर जाने अनजाने में कोई मेडिसिन ले ली हो जिसका उन्हें स्वयं भी पता ना हो कि उस मेडिसिन का ऐसा डेंजरस रिएक्शन हो सकता है। मैं आपके लिए थर्ड पर्सन हूँ। आप घर जाकर प्यार से अकेले में बातों बातों में पता लगाने की कोशिश करना कि उन्होंने कोई मेडिसिन तो जाने अनजाने में तो नहीं ले ली थी। अगर ले भी ली हो तो आपको प्यार से सिचुएशन को हैंडल करना होगा। घर में आप अपनी फैमिली को क्या बताते हैं यह आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल आपको अभी अपनी वाइफ की मेडिसिन और डाइट पर ध्यान देने के साथ उनकी मेंटली और फिजिकली कंडीशन का भी ध्यान रखना होगा। मैंने उनकी फेस पर
पड़े चोट की वजह से बने नील के निशानों के लिए एक एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन लिखे, जिनके इस्तेमाल से धीरे धीरे निशान गायब हो जाएंगे। तभी मिली भी डॉक्टर के रूम में एंटर हो चुकी थी, जिसे देखते ही डॉक्टर बोली, ओके मिस्टर मिलिंद, अब आप जा सकते हैं। मिलिंद मिली के साथ डॉक्टर के क्लिनिक से निकलकर बाहर आते हुए बोला, क्यों ना थोड़ी देर सोनू भाई से गपशप करते हुए मम्मी जी और पापा जी से मिलते हुए चलते हैं। अगर तुम चाहोगी तो तुम शाम तक अपने घर ही रुक जाना, मैं शाम को तुम्हें ऑफिस से आते हुए पिक कर लूँगा। मिली अपने लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड की बात को सुनकर इतनी खुश हुई कि रोड पर चलते चलते ही छोटे बच्चे की तरह मिलिंद को प्यारा सा हक दे दिया। मिलिंद ने भी स्माइली फेस के साथ मिली को प्यार से हक करते हुए मिली के लिए कार का डोर ओपन किया और मिली के बैठने के बाद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी मिली के घर की दिशा में चला दी। मिलिंद कनखियों से मिली के फेस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहा था। वो थोड़ी उसे सैड तो लग रही थी, पर जैसे ही उसने सोनू और मम्मी पापा से मिलवाने की बात की थी तो सैडनेस भी अब मिली के फेस से गायब थी। तभी मिली का ध्यान गुमसुम बैठे मिलिंद पर पड़ा। उसे लगा कि उसकी प्रेगनेंसी की निगेटिव रिपोर्ट की वजह से शायद मिलिंद उदास है। वो भी तो खुश हो गई थी, पर वो तो अब भी खुश है, क्योंकि अभी तो उसको अपने लविंग चार्मिंग हस्बैंड के साथ लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना है। पर मिलिंद अपनी एज अकॉर्डिंग शायद मेरे लिए तैयार थे, और घर पर भी सास नंदे भी गुड न्यूज़ ही सुनने को तैयार बैठी होंगी। मिली को ध्यान आया कि ओ शिट, मैंने तो खुद ही घर पर फ़ोन करके मम्मी को भी बतला दिया था, और घर पर भी सब गुड न्यूज़ सुनने का वेट कर रहे होंगे। मिली का घर आ चुका था। मिलिंद मिली के घर पर आने के पहले ही सोनू को फ़ोन द्वारा सूचना दे चुका था। मिलिंद की गाड़ी की आवाज़ से ही मिली की छोटी सी फैमिली मिली मिलिंद के वेलकम के लिए बाहर आ चुकी थी। मिली और मिलिंद घर वालों के साथ ड्राइंग रूम में बैठ चुके थे। मिलिंद ने सोनू को फ़ोन पर फिलहाल यही बताया था कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से मिली की तबीयत खराब हुई थी, पर चिंता की कोई बात नहीं है। एक्चुअली मिलिंद मिली के मम्मी और पापा को कोई भी किसी भी टेंशन से मुक्त रखना चाहता था, पर उसे मिली के केस को समझने के लिए उसके भाई सोनू की हेल्प चाहिए थी। मिली जितनी क्लोज सोनू के साथ थी, शायद उसके साथ अभी तक उतनी क्लोज नहीं हो पाई थी। मिलिंद ने फ़ोन पर सोनू को बता दिया था कि वो सोनू से अकेले बैठकर कुछ बातें डिस्कस करना चाहता है, जो वो मिली और मम्मी जी पापा जी के सामने नहीं करना चाहता है। सोनू का रूम सेपरेट था। उसने कहा, ओके जीजू, आप मेरे साथ मेरे रूम में डिस्कस कर लेना। मिलिंद ने इसके लिए मना करते हुए बोला, नहीं, मैं तुमसे बाहर तुम्हारी गली के कॉर्नर की कॉफ़ी शॉप पर मिलकर डिस्कस करना चाहता हूँ। सोनू भी बेसब्री से अपने इकलौते जीजू का वेट कर रहा था। मिली के मम्मी पारो और पिता शिवप्रसाद और भाई सोनू मिली की फेस की चोट को देखकर घबरा कर बोले, मिली बेटा, आपको तो बेटा बहुत डेंजरस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई थी। मिली ने हंसते हुए बोला, जी, पर मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मिली की मम्मी चिंतित फेस लिए दामाद और बेटी के लिए चाय नाश्ता लेने के लिए किचन में जा चुकी थी, और सोनू भी अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए किचन में जा चुका था। मिली की फेवरेट समोसे और कचौड़ी माँ पारो मिली के आने से पहले ही बना चुकी थी, और सोनू प्लेट्स में सजाकर ड्राइंग रूम में मिली और मिलिंद को सर्व कर रहा था, और मिली के पापा सीरियस होकर बस मिली को ही देखे जा रहे थे। माँ भी चाय लेकर आ चुकी थी, और वो भी सीरियस होकर चिंतित होकर मिली को देखने में मग्न थी। मिली ने जब अपनी मम्मी पापा को चिंतित देखा तो हंसकर बोली, अरे पापा मम्मी, मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ। सोनू भाई जैसी डरपोक नहीं, जो चींटी जैसी चोट लगने पर पूरे घर को परेशान कर दे। सोनू हंसते हुए मिली से, तो मुझे तो अपनी बहादुर बहन पर गर्व है। तू ठीक हो जा, फिर हम सब पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं। मिली सुनते ही एक्साइटेड होकर बोली, भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सोनू शरारत से हंसते हुए, पिकनिक पर जब वीडियो और सेल्फी ना ली जाए तो क्या मज़ा आना है, और वीडियो और सेल्फी में तो तू चुड़ैल के अवतार में नजर आएगी, जिससे देखने वालों की तो डर कर बाहर को जीभ निकालते हुए टैं बोल जानी है। मिली झूठे गुस्से से सोनू को ट्रे से मारते हुए, ये तो मेकअप के कमाल से छिप जाना है। तभी मिलिंद ने सोनू को इशारा कर दिया और अपने सास ससुर के पैर छूते हुए इजाज़त मांगी कि मैं शाम को या रात्रि तक मिलने के लिए आ जाऊंगा। मुझे ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटाने हैं, और सास ससुर के बहुत कहने पर कि बेटा लंच भी रेडी है, खाकर जाना। पर मिलिंद ने स्माइली फेस बनाते हुए बोला, नाश्ता काफ़ी हैवी था, अभी फ़िलहाल भूख नहीं है, और सोनू से हाथ मिलाता हुआ कार में बैठ गया। तभी सोनू बोला, जीजू
मुझे भी अपने एक फ्रेंड से मिलना था, प्लीज़ आप मुझे बाहर तक छोड़ते हुए निकल जाना। माँ और पिता या मिली कुछ बोलते तब तक सोनू मिलिंद की कार में जाकर बैठ भी गया और मिली को देखकर हंसते हुए बोला, मिली डार्लिंग, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मिली हंसते हुए, तेरी डार्लिंग कब से बन गई मैं? सोनू हंसते हुए, मैंने तो जीजू की तरफ से बोला था। मिलिंद स्माइली फेस लिए हुए गाड़ी घुमाता हुआ गली से बाहर आ चुका था। कुछ सोचकर मिलिंद बोला, थोड़ा आगे चलते हैं, ये कॉफ़ी शॉप घर के बहुत पास है। सोनू ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। अब दोनों जीजा साले घर से दूर एक कॉफ़ी शॉप में बैठे थे और मिलिंद सोनू को गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा बताई गई थ्योरी सोनू को बताते हुए बोला कि सोनू भाई, तुम्हारी बहन अभी मुझसे इतनी क्लोज नहीं है जितनी तुमसे है। तुम्हें मिली से बातों बातों में पता लगाना है कि कोई ऐसी बात जिसकी स्ट्रेस से वो गलती से कोई मेडिसिन खा ली हो। पर सोनू भाई, अभी हमारी नई नई शादी हुई है और रूम में सारी चीज़ों की नॉलेज मेरे माइंड में है। हाँ, हमारे रूम में फर्स्ट एड बॉक्स है, पर उसमें सर्दी जुकाम बुखार की काफ़ी हल्की वाली डोज मैंने रखी है और कोई भी एक्सपायरी डेट की नहीं है। सोनू सीरियस होकर बोला, जीजू, मिली मुझसे 2 साल बड़ी है, पर हम दोनों पक्के वाले फ्रेंड भी हैं। अगर उसको कोई भी स्ट्रेस वाली बात होती तो वो मेडिसिन खाने की बजाय मुझे डबल स्ट्रेस देती और अपनी बेफालतू की बातों से, और हम दोनों मम्मी से खासकर कोई भी बात नहीं छुपा पाते हैं। आपकी फैमिली मीटिंग और फैमिली डिसीजन और बेहोश होकर चोट लगने से लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट की बात भी वो मम्मी से शेयर करना नहीं भूली थी। मिलिंद के ऑफिस से बार बार फ़ोन और मैसेज आ रहे थे। कुछ सोचकर मिलिंद बोला, सोनू भाई, अगर कल आप मेरे ऑफिस आ जाते तो हम तुम खुलकर बात कर पाएंगे। तब तक तुम मेरे कहने से मिली को टटोल कर तो देखना, उसे कोई स्ट्रेस तो नहीं है। तो फिर बाकी बातों पर कल ऑफिस में डिस्कस करते हैं। सोनू सिर हिलाकर मिलिंद से हाथ मिलाता हुआ कॉफ़ी शॉप से बाहर आ चुका था। मिलिंद ने सोनू को बोला कि वो उसको गली के कॉर्नर पर छोड़ देगा, पर सोनू ने प्यार से बोला कि उसके फ्रेंड का घर पास में ही है, उससे मिलता हुआ जाएगा। सोनू घर जाने के बजाय वापस कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठ गया। उसका जासूसी माइंड एक्टिव हो चुका था और उसने दोबारा से कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और मिली की शादी से पहले और बाद की सभी छोटी बड़ी बातों को एक सूत्र में बांधकर उसका निचोड़ निकालने में लगा हुआ था। सोनू समझते हुए भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो जो सोच रहा है, तो उसकी प्यारी बहन मिली की लाइफ उसकी ससुराल में सेफ नहीं है। पर उसकी बातों पर कोई भी भरोसा करने वाला नहीं था। खुद उसकी बहन मिली भी सुनकर उसकी बातों को सीरियस नहीं लेने वाली थी। सोनू कॉफ़ी शॉप से बाहर आकर पैदल ही घर पहुंच गया और सोनू के मन में अशुभ विचारों की आंधियों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। पर वो पहले मिली से बात करके और फिर अपने जीजू से डिस्कस करके किसी नतीजे पर पहुंचकर फिर अपने मौसेरे भाई धीरज की गाइडेंस में गायनोलॉजिस्ट द्वारा मिली के बारे में बताई गई थ्योरी पर भी डिस्कस करना चाहता था। सोनू भावनाओं की विचारधारा में बहते हुए घर पहुंच चुका था और मिली सोनू को देखते ही मुंह फुलाकर बोली, क्या सोनू भाई, तुझसे मिलने के लिए भी अब मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? सोनू हंसकर अपनी मस्ती वाले अवतार में आ चुका था। मिली की चोटी खींचकर नाचते हुए सोनू निगम स्टाइल में गाने लगा, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। गाते गाते मिली माँ पारो और पिता शिव प्रसाद को भी खींचकर अपने साथ नचाने लगा। मिली की छोटी सी प्यारी फैमिली मिलकर गा रहे थे, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। मिली सोनू और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी और सोनू उससे बातों बातों में अपनी पूछताछ का टॉपिक भी छेड़ रहा था और मिली हंसते हुए इसे अपने प्यारे नॉटी भाई की केयरिंग और लविंग इमोशनल को समझते हुए हंसकर उसकी बातों का जवाब देने में बिजी थी। और माँ और पिता दोनों भाई बहन का प्रेम देखकर मगन थे। कब दोपहर से शाम हो गई थी और दामाद के आने का सोचकर माँ रात्रि के डिनर की तैयारी के लिए किचन में जा चुकी थी और सोनू लगा पड़ा था मिली से अपने मतलब की बातों को निकलवाने में। मिली अब सोनू की बातों से बोर होकर उबासियां लेते हुए सो गई। सोनू मिली को सोता देखकर माँ का हाथ बटाने किचन में आ गया, पर उन्होंने हंसते हुए बोला कि जब तुम्हारे जीजू आएंगे तब थोड़ी हेल्प कर देना। मिलिंद ऑफिस में अपने केबिन में बैठा हुआ था और अपनी फाइलों और लैपटॉप पर अपने ऑफिस स्टेटस को कैसे मेंटेन किया जाए इसी की जोड़ तोड़ में लगा पड़ा था। कुछ सोचकर उसने अपने दोस्त दुबे को फ़ोन मिला दिया। दुबे, अरुण दुबे, उसका कॉलेज का लंगोटिया यार।
मिलिंद की कार्गो बिजनेस की नींव डालने में उसका बड़ा योगदान था। मिलिंद को जब भी शिपिंग लाइन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती तो उसको वो यार, जिसे सब यार दोस्त, उसकी अक्षय कुमार जैसी पर्सनालिटी की वजह से सब उसे खिलाड़ियों का खिलाड़ी कहते हैं, वास्तव में काफ़ी बिजनेस माइंडेड था और उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजली मिल ही जाता था। अक्सर मिलिंद जो बातें अपने घर पर किसी से डिस्कस नहीं कर पाता था, वो बड़ी आसानी से दुबे से डिस्कस कर लेता था। दुबे पूरी तरह समस्या में डुबकी मारकर ऐसे गोते लगाता कि मिलिंद को उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का किनारा भी मिल जाता। आज भी उसने फ़ोन पर अपने ऑफिस स्टेटस को आगे कैसे मेंटेन करके रखना है, उससे इस टॉपिक पर बात करी ही थी कि आधे घंटे बाद दुबे उसके ऑफिस में ही हाजिर हो चुका था और मिलिंद के साथ बैठा हुआ ऑफिस में ही दोनों दोस्त शतरंज खेलते हुए सारी प्रॉब्लम को सह और मात के गेम को खेलकर सॉल्व करने में लगे हुए थे। दुबे ने बड़ी आसानी से जो सॉल्यूशन बताया था, उससे मिलिंद समझ कर भी अभी उसको वर्किंग में लाने में थोड़ा सोच में पड़ चुका था। दुबे हाथ मिलाकर जा चुका था और मिलिंद भी मिली को लेने के लिए ससुराल पहुंच चुका था। मिली को सोते हुए देख वो स्माइली फेस के साथ चुपचाप बैठ गया था। तभी सोनू ने मोबाइल पर गाना डफली बजा लगाकर मिली के कान के पास मोबाइल फुल वॉल्यूम पर कर दिया था और मिली सोनू के दादागिरी से चिढ़कर उठकर उसकी शिकायत करने के लिए मम्मी बोलकर चिल्ला रही थी कि सामने सोफे पर मिलिंद को बैठे देख शर्मा कर चुप हो गई। डिनर करके मिलिंद ने अपने सास ससुर के पैर छूकर इजाज़त मांगी और सोनू से हाथ मिलाते हुए कल ऑफिस में मिलने का इशारा सांकेतिक रूप में करते हुए मिली संग गाड़ी चलाता हुआ अपने घर रात्रि के 9 बजे घर पहुंच गया था। माँ शांति देवी ने गाड़ी की आवाज़ सुनते ही फौरन गेट खोल दिया और मिली को देखते ही प्यार से गले लगाकर बोली, क्या बोला डॉक्टर ने? मिलिंद गेट बंद करके मिली के साथ माँ के रूम में ही बैठ गया और उनसे पूछने लगा कि दोपहर और रात्रि का भोजन लक्ष्मी आंटी बना गई थी। तो शांति देवी हंसकर बोली, अरे मेरी चिंता छोड़, अब तेरी बहू के खाना खुराक के दिन है, उसकी सोच। मिलिंद सुनकर, माँ अभी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कल आपसे बात करूँगा, फिलहाल अभी तो नींद आ रही है, सुबह ऑफिस में भी इम्पोर्टेंट काम की वजह से मुझे जल्दी निकलना होगा, बोलकर मिली को टॉर्च की रोशनी दिखाता हुआ ऊपर रूम में आ गया। मिली सोचने लगी नीचे फ्लोर में भाई और उसकी फैमिली कैसे सो जाते हैं और मेरी गैलरी की लाइट चलाते नहीं हैं या गैलरी में बल्ब लगे नहीं हैं। माँ शांति देवी का रूम तो बाथरूम संग अटैच था, पर जेठ जिठानी और बच्चे जब रात्रि को वॉशरूम यूज़ करते होंगे तो अंधेरे में तो नहीं जाते होंगे। मिली ने मुस्कुराते हुए मिली के बैग में से मेडिसिन निकाली और उसे प्यार से पानी के गिलास के साथ खाने के लिए दे दी। मिली बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ, प्लीज़ जानू मुझे खाने के लिए फोर्स मत करो। घर पर तो मम्मी पापा और सोनू की वजह से मैंने एक डोज तो ले ही चुकी हूँ, बाकी कल से शेड्यूल बना कर लूँगी। पर मिलिंद ने प्यार से मिली को मेडिसिन की रात्रि वाली डोज दी, जिसकी वजह से वो जल्दी से भी सो चुकी थी। पर मिलिंद की आंखों में नींद गायब थी। उसने अलमारी से सिगरेट की डिब्बी निकाली और बालकनी में आकर बैठ गया। धुएं के बादलों में अपने अस्तित्व को छुपाते हुए वो अपने मृत पिता को याद करने लगा। मिलिंद ने नींद में ही मिलिंद को बगल में सोया समझकर जैसे ही मिलिंद की साइड पर करवट लेते हुए आई और जब उसकी साइड को खाली महसूस किया तो वो चौंक कर बैठ चुकी थी। बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसे गाना सुनाई दे रहा था। वो बिना स्लीपर पहने हुए रूम के दरवाजे के कॉर्नर से ही बालकनी में देखने लगी। मिली मिलिंद को देखकर चौंक गई। वो सिगरेट के धुएं की छल्ले बनाता हुआ खुद के अस्तित्व को ही धुएं में छुपाए गमगीन बैठा हुआ था और पास में ही उसकी टेप रिकॉर्डर पर गाना बज रहा था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अक्सर स्माइली फेस बनाए हुए इंसान अपनी झूठी स्माइल के पीछे गमों का बोझ छिपाए रहते हैं, पर सच्चा जीवन साथी वही होता है जो ऐसे छोटे छोटे क्लू से अपने हमसफर की मना स्थिति को भांप ही लेते हैं। मिली भी मिलिंद की मानसिक स्थिति को समझकर बिना कुछ बोले रूम के अंदर आकर बेड पर लेटे हुए सोच रही थी कि मिलिंद की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना कैसे उसे विश्वास दिलाए कि वो उसके साथ हर सिचुएशन में खुश है और कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार भी है। कुछ सोचकर मिली धीरे से ऐसे चीखी जैसे कोई बुरा सपना देखकर उसकी चीख निकल गई हो। मिलिंद के कानों तक मिली की चीख पहुंच ही गई। वो झटके से रूम में आ चुका था और मिली को लेटे और आंख बंद कर ही पाया तो उसे लगा कि मिली ने शायद कोई डरावना सपना देखा होगा जिसकी वजह से वो चीखी थी और वो बालकनी का दरवाज़ा बंद करके चुपचाप
मिली के बगल में लेट गया और मिली भी ऐसे मिलिंद के पास सरकती हुई आई और उससे चिपक गई। मिलिंद जो इतना अपसेट था वो भी सब कुछ भूलकर अपने हम सफर को अपनी मजबूत बाहों में पाकर उसे प्यार से किस करने लगा और मिली नींद में ही पूरे समर्पण भाव से उसका साथ देने लगी। दोनों लव बर्ड्स सब कुछ भूलकर एक दूसरे के प्यार के एहसासों की दुनिया में खोए हुए सो चुके थे। मिलिंद सुबह उठा तो वो अपने आप को मेंटली काफ़ी स्ट्रांग पा रहा था। मिली उठ चुकी थी और नहा धोकर किचन में ब्रेकफास्ट बनाने में व्यस्त थी। मिलिंद भी किचन में अपनी स्माइली और नॉटी अंदाज में आकर उसे छेड़ने लगा और मिली खिलखिलाती हुई उसे प्यार से देखते हुए बोली, आपको जल्दी ऑफिस जाना था तो नाश्ता रेडी है। मम्मी जी को मैं नाश्ता दे आई हूँ, आप भी नहाकर रेडी हो जाइए, फिर दोनों साथ में ही नाश्ता करेंगे। मिलिंद जो हुक्म मेरे आका बोलते हुए वॉशरूम जा चुका था। मिलिंद ने साथ ब्रेकफास्ट किया और मिलिंद ने याद से प्यार से उसे मेडिसिन की डोज दी और तैयार होकर ऑफिस चला गया। मिलिंद मॉर्निंग के 10 बजे तक ऑफिस पहुंच चुका था और सोनू का भी फ़ोन आ चुका था कि वो बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाला है। मिलिंद बेसब्री से अपने प्यारे साले का वेट करते हुए अपने लैपटॉप की दुनिया में बिजी हो चुका था। सोनू जब ऑफिस पहुंचा तो मिलिंद को बिजी देखकर चुपचाप उसके सामने की चेयर पर बैठ गया और मिलिंद को एहसास हुआ तो उसने जैसे ही नज़रें उठाकर सामने सोनू को देखा जो अपने नाटी अवतार में बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। मिलिंद ने गर्मजोशी और प्यार से सोनू से हाथ मिलाया। दोनों जीजा साले आमने सामने बैठे हुए थे। पियून पानी और चाय नाश्ता रखकर जा चुका था और दोनों मिली की ही चिंता में एक दूसरे से मिली के टॉपिक पर ही बातचीत कर रहे थे। सोनू ने बताया कि मिली को कोई भी कैसा भी स्ट्रेस नहीं था और ना ही उसने कोई भी कैसी भी मेडिसिन ली थी। मिलिंद गंभीरता से सुनते हुए बोला, वैसे अभी थोड़ी देर में मेरे मोबाइल में मिली के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जानी है, जिससे पता है चल जाना है। सोनू ने हिचकिचाते हुए मिलिंद से पूछा, अगर जीजू रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि मेरी बहन ने मेडिसिन का यूज़ किया था जिसकी वजह से उसे काफ़ी हेल्थ इशू हो गए थे, अपने जीजू के द्वारा अपनी ओर देखते हुए बोला कि मेरे मौसेरे भाई सिटी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट है, अगर आप चाहें तो वो हमें गाइड कर सकते हैं। मिली और मैं उनको अपना आइडियल गुरु मानते हैं और वो हमसे और हम उनसे काफ़ी कंफर्ट जोन में किसी भी टॉपिक पर बातें कर लेते हैं। मिली ने तो आपको धीरज भाई के बारे में बताया होगा। मिलिंद ने सर हिलाकर बोला, हाँ जिक्र तो किया था, पर हनीमून और उसके बाद की घटनाओं के क्रम में ऐसे उलझे पड़े हैं कि उनका ध्यान ही नहीं गया। मिली ने बोला भी था कि किसी दिन धीरज भाई के हॉस्पिटल में ही मिलने जाएंगे और उन्हें सरप्राइज देंगे। मिलिंद ने बातों के बीच में ही मोबाइल में मेल्स चेक करने लगा तो उसे मिली के भी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई पड़ी थी, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि उसकी ब्लड में जानलेवा मेडिसिन के अंश पाए गए हैं। सोनू अपने जीजू को स्टडी कर रहा था जो काफ़ी सीरियस लग रहे थे और सोनू को उनका यह सीरियस अवतार अच्छा नहीं लग रहा था। सोनू को देखते हुए मिलिंद बोला, सोनू भाई मिली की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें मेडिसिन की पुष्टि हो चुकी है। सुनते ही सोनू जो नॉर्मली मिलिंद से बातें कर रहा था एकदम खड़ा होकर बोला, चलिए धीरज भाई से मिलकर आते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद वहीं मिल जाए। मिलिंद ने कुछ सोचकर बोला, सोनू भाई मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं अपनी तरफ से भी कुछ पुष्टि करना चाहता हूँ। धीरज भाई तो अपने ही हैं, तुम कभी भी किसी भी समय उनको घर ही ले आना और अपनी बहन को सरप्राइज दे देना। सोनू चिंता से मिलिंद को देखते हुए बोल पड़ा, और इन 2 दिनों में मेरी बहन के साथ कोई अनहोनी हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। सोनू की बात सुनकर मिलिंद सोचे पड़ गया। अपने जीजू को गंभीर होते देख सोनू बोला, जीजू जब से आपकी और मिली के रिश्ते की बात चली थी तो किसी शुभ चिंतक ने कोरियर द्वारा हमें आपके रॉन्ग कैरेक्टर की पिक्चर्स भेजनी शुरू कर दी थी। मम्मी पापा छोटा परिवार सुखी परिवार सोचकर पहले ही एग्री हो चुके थे, पर वो फोटो जो आपके बैड बॉय वाली इमेज की थी उसे देखकर तो वो शादी से पीछे हटने की ही सोच बना बैठे थे। ये मैं ही था जिसकी सिक्स सेंस ने आपको बैड बॉय की इमेज का मानने से इनकार कर दिया था। मैं 2-3 दिन में ही इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लिया था कि आप मेरी बहन मिली के लिए खरा सोना है। सोनू ने ये कहते हुए अपने पॉकेट में से एक पेपर निकाला और बोला, जीजू ये मैंने कुछ पॉइंट्स उन घटनाओं के बनाए हैं जो आप शादी की शुरुआत से झेलते आ रहे हैं। मिलिंद गौर से पेपर की स्टडी कर रहा था। बाकायदा उसने जो पॉइंट्स हाईलाइट्स किए थे उस पर वो खुद भी एब्जॉर्व कर चुका था। बस मिली को मेडिसिन किसने खिलाई और कैसे, उस पर वो विचार मंथन कर रहा था। उसकी और मिली की लव लाइफ का खलनायक तो उसकी निगाहों में आ चुका था।
पर मिली को रॉन्ग मेडिसिन की डोज उस खलनायक फैमिली ने कैसे दी होगी। वो जब भी इस बारे में सोचने लगता है, कहीं किसी बहन ने ही तो ये कांड नहीं कर डाला। और ये विचारों की आंधी में वो हर रिश्ते को सबकी सुई में देखते हुए भी उनका बुरा नहीं सोच पा रहा था। मिलिंद को समझ में आ रहा था कि उसका भाई और शायद उसकी बहनों को उसका शादी करना पसंद नहीं आया था। जब से उसने कमाना शुरू किया था, वो उसे कुबेर का खजाना समझ उसे खुद ही खाना चाहते थे। और मिली का उसके जीवन में जीवन साथी बनकर आने से ही ये चोरी, ऑफिस में से गबन और ये मिली को रॉन्ग मेडिसिन देने जैसी घटनाएं हो रही थी। सोनू अपने जीजू को सोचता पाकर फिर बोला, काश मेरे पास मिस्टर इंडिया वाला होने वाला चश्मा होता तो मैं उस चश्मे को पहनकर आपके घर में अपनी बहन मिली की रक्षा कर पाता। सोनू की इस बात ने मिलिंद को एक अजब गजब आइडिया दे डाला, पर उसे वर्किंग में लाने के लिए उसे किसी की हेल्प भी चाहिए थी। सोनू और उसके जिगरी यार दुबे से ही वो ऑनेस्टी की 100% उम्मीद रख सकता था। मिलिंद ने दुबे को फ़ोन किया, जो उसने बेल बजते ही उठा लिया था। मिलिंद ने उससे पूछा कि वो अगर फ्री है तो वो उसको मिलने उसके ऑफिस के सामने बनी कैंटीन में पहुंच रहा है। साथ में उसका साला सोनू भी आ रहा है। दुबे चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल में क्यों ना हो, अपने दोस्त के लिए हमेशा मौजूद रहता था। उसने चहकते हुए मोस्ट वेलकम मेरे यारा आजा कहकर फ़ोन रख चुका था। सोनू कुछ समझ कर भी समझ नहीं पा रहा था, पर उसने पहले घर पर फ़ोन किया कि वो अपने फ्रेंड के साथ है, उसे आने में देरी हो सकती है कहकर अपने माता पिता को चिंता मुक्त कर चुका था। मिलिंद सोनू के साथ दुबे के ऑफिस के सामने वाले कैंटीन में पहुंच चुका था और दुबे को आते ही मिस कॉल मार दी थी। सोनू सस्पेंस में बैठा हुआ था। आखिर जीजू अपने घर का सेंसिटिव मैटर को सॉल्व करने की बजाय इस दुबे नामक किस खिलाड़ी के पास उसको लेकर आए थे। दुबे 5 मिनट में ही हाजिर हो चुका था। मिलिंद और सोनू से गर्मजोशी से हाथ मिलाकर तीनों आमने सामने बैठ चुके थे। दुबे को मिलिंद की लगभग सारी बातों की नॉलेज थी, और जब मिलिंद ने उसे सोनू के मिस्टर इंडिया बन अपनी बहन मिली की सुरक्षा के लिए उसके साथ रहने की बात बताई, तो दुबे भी समझ चुका था मिलिंद उसे कैसी हेल्प चाहता है। उसने भी हंसते हुए हाँ कर दी, और सोनू भी समझ चुका था कि उसके जीजू घर में तीसरी आंख अर्थात कैमरों द्वारा अपने घर का हर मेंबर पर नजर रखकर उसे सबूत समेत फिर उसकी क्लास लेना चाहते थे। सोनू, मिलिंद और दुबे ने एक साथ हाथ मिलाया और कैमरों को कहाँ कहाँ कैसे लगाना है बाकायदा घर का रफली मैप बनाकर पॉइंट आउट किया गया। दुबे ने कार्गो के काम के साथ ऐसे आइटम की शॉप भी खोली हुई थी जिस पर उसका छोटा भाई बैठता था। दुबे ने अपने भाई को फ़ोन करके लेटेस्ट मिनी कैमरे लाने के लिए बोल दिया था। सोनू थोड़ा चिंतित तो था, पर उसे साथ में अपने को डिटेक्टिव वाली फीलिंग हो रही थी। थोड़ी देर में एक सूटकेस में सारे कैमरे और उसके पार्ट्स आ चुके थे। योजना बन चुकी थी और सोनू को स्ट्रिक्टली बोला गया था कि मिली को इन बातों से दूर रखना। सोनू सिर हिलाकर अपनी सहमति दे चुका था। रिश्तों की नकली मुखौटों का नाटक करने वाले खिलाड़ियों को मात देने के लिए पहले चरण की शुरुआत में सोनू को पहले घर जाना था। अपना पार्ट समझकर सोनू ने अपने नौटी अवतार में मिली की फ़ोन मिलाया कि वो थोड़ी देर में उससे मिलने आ रहा है। सुनते ही मिली खुश हो गई और बोली, आजा भाई, मेरा भी मन नहीं लग रहा है। मिली अपने रूम को ठीक ठाक करके अपने नौटी भाई सोनू का इंतजार कर रही थी। सोनू को तो अब तक आ जाना चाहिए, मिली सोचने लगी। जरूर रास्ते में कोई फ्रेंड मिल गया होगा और जमा ली होगी अपनी शायरी की महफिल। पहले मिली ने सोचा एक फ़ोन मारकर उस पर रोप झाड़ती हूँ, सुनते ही दौड़ा आएगा। मिली ने समय देखा और देखते ही बोली, अरे शाम के 6 बजने वाले हैं, आता ही होगा। इतने में मैं रात के खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ, फिर दोनों भाई बहन को अच्छा टाइम मिल जाएगा और एक दूसरे संग मस्ती करने का। सोचकर मिली खुश होती हुई किचन में पहुँच गई और जुट गई रात के खाना बनाने की तैयारी में। सर्दियों की शाम थी जो रात में बदलती जा रही थी। मिली ने सोचा पहले वॉशरूम जाती हूँ, फिर छत की लाइट भी ऑन करनी होगी, नहीं तो अंधेरे में छत बड़ा डरावना लुक देता है। मिली ने वॉशरूम से बाहर आने के लिए जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन करना चाहा तो वो खुल ही नहीं रहा था। मिली डरी सहमी सी दरवाजे को ये सोचकर अपनी पूरी एनर्जी के साथ खोलने लगी कि शायद दरवाज़ा जाम हो गया होगा, पर पूरी एनर्जी वेस्ट करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। अब मिली ने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया था और वो साथ में अपनी सास, जेठानी और दोनों बच्चों के नाम लेकर पुकारती भी जा रही थी, पर किसी को सुनाई ही नहीं दे रहा था। मिली सोचने लगी, अगर मेरे पास मोबाइल होता तो ऐसी प्रॉब्लम होती ही नहीं, पर वॉशरूम में मोबाइल कौन लाता है। मिली ने फिर से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वह आराम से खुलने लगा।
और मिली ने जैसे ही पूरा दरवाजा ओपन करके बाहर की ओर कदम बढ़ा ही रही थी कि सामने हट्टे कट्टे लंबे चौड़े लाफिंग बुढ़ा को देखकर डर गई, जो कीप स्माइलिंग का बोर्ड पकड़कर खड़ा था और बड़े खतरनाक ढंग से स्माइल भी कर रहा था। मिली डरकर अपनी चेतना खो चुकी थी और वॉशरूम के दरवाजे के पास ही बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी। सोनू के एक्टिवा का टायर पंचर हो चुका था और टायर पंचर लगवाते और पेट्रोल की टंकी फुल कराते हुए सोनू ने एक हलवाई की दुकान से मिली स्पेशल नाश्ता लिया और मिली के घर पहुंच गया। सोनू मिली के घर के बाहर खड़ा बार बार ऊपर नीचे दोनों फ्लोरों की बेल बजाया जा रहा था। सोनू ने मिली को भी लगातार फोन करने शुरू कर दिए, पर वो कोई रिस्पांस ही नहीं दे रही थी। अगल बगल के पड़ोसी भी यही तमाशा देखकर हमदर्दी के उसके पास आकर इकट्ठा हो चुके थे। सोनू ने नर्वस होते हुए अपने जीजू को फ़ोन मिला दिया। मिलिंद और दुबे, जो कब से घर के पास ही कैफे में सोनू के ही फ़ोन का वेट कर रहे थे, जल्दी से फ़ोन पिक किया और हेलो बोलने से पहले ही सोनू की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, जो कह रहा था कि घर का गेट कोई खोल नहीं रहा है और मिली भी फ़ोन नहीं उठा रही है। जीजू, आप जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। मिलिंद और दुबे किसी अनहोनी की आशंका से विचलित होते हुए बोले, बस सोनू मेरे भाई, हम अभी आए। दुबे ने कहा। कार छोड़ रिक्शा करके घर पहुंच गए। दुबे और मिलिंद 5 मिनट में ही घर पहुंच चुके थे। लोगों की भीड़ घर के आसपास जुटी पड़ी थी। मिलिंद को देखते ही सबने एकदम रास्ता दे दिया। मिलिंद ने अपने वॉलेट से घर की एक्स्ट्रा चाबी निकाली और गेट खोलता हुआ दुबे और सोनू के साथ घर में एंटर कर गया। नीचे फ्लोर में अंधेरे का साम्राज्य था। नीचे कोई मौजूद ही नहीं था। तीनों भागती हुई सीढ़ियों चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे तो देखा मिली वॉशरूम के दरवाजे के पास बड़ी अजीब सी अवस्था में पड़ी हुई थी। सोनू मिली चिल्लाते हुए एकदम अपनी बहन के पास पहुंच चुका था। मिलिंद स्टेचू बना खड़ा था। दुबे ने फटाफट मिली की सांसें चेक की। वो जिंदा थी पर बेहोश थी। दुबे ने जोर से कहा, सोनू, मिलिंद, मिली बिल्कुल ठीक है पर वो बेहोश है। इसे उठाओ और अंदर रूम में ले जाकर के बेड पर लिटाओ। पीछे पड़ोसी भी उत्सुकता बस ऊपर आ चुके थे। वो भी अपना अपना ज्ञान देने लग गए थे। एक पड़ोसी ने तो मामले की नजाकत को देखते हुए पड़ोसी डॉक्टर को फोन भी कर दिया था। दुबे ने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली और ठंडे पानी की छींटे मिली के फेस पर डालने लगा। मिली ने डरते डरते अपनी आंखें खोली और सामने मिलिंद और सोनू को देखते ही दोनों से लिपट गई। उसके डर से कपकपी लेटे शरीर की अनुभूति से ही सोनू और मिलिंद समझ चुके थे, जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो डरी हुई है। सोनू और मिलिंद दोनों ही प्यार से मिली को बच्चे की तरह उसकी पीठ और सिर को सहला रहे थे। दुबे ने मिली को पीने के लिए पानी दिया और मिली, जो अब सोनू और मिलिंद को देखकर काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी, उसने सारा हादसा सुना डाला था, जिसे सुनकर पड़ोसी और उसके साथी जिठानी विमला, दोनों बच्चे वेणु, विजित और सास शांति देवी भी खड़े खड़े मिली की स्टोरी को सुनकर हैरान थे। तभी मिलिंद की भाभी कर्कश आवाजें बोली, देवर जी, आपकी बीवी को कोई मानसिक बीमारी है। ये दूसरी बार बेहोश हुई है और अब तो पागल जैसी बातें भी कर रही है। सोनू को देखकर तेरी पागल बहन से देवर जी की शादी करवा कर उनकी जिंदगी खराब कर दी हमने। मिलिंद ने गुस्से से विमला को देखते हुए बोला, भाभी, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में हमदर्दी दिखानी नहीं आती तो प्लीज़ आप नीचे चली जाइए। पड़ोसियों से हाथ जोड़ कर कि अब आप सब लोग भी जाइए, मेरी वाइफ अब बिल्कुल नॉर्मल है। पड़ोसी डॉक्टर अभी तक आ नहीं पाए थे, शायद क्लिनिक में बिजी थे। शांति देवी भी प्यार से मिली के सिर को सहला रही थी। मिलिंद ने माँ से पूछा, आप कहाँ थी माँ? माँ शांति देवी बोली, मेरा तो बरसों का रूटीन है, शाम को मंदिर जाना और आरती सुनकर घर आना। अगर रास्ते में कोई मिल जाता है तो 2 घड़ी रुककर बातचीत भी कर लेती हूँ। बिमला शायद बच्चों को ट्यूशन से लेने गई होगी और कुछ सामान लेने लग गई होगी। मिलिंद चुपचाप अपनी माँ की बातों को सुनता रहा, फिर बोला, आप आराम से नीचे जाकर आराम करिए। अगर चाय पीनी है तो मैं अभी बनाकर नीचे लाता हूँ। शांति देवी ने गंभीरता से मिली को देखते हुए बोला, ना, पहले तू अपनी बीवी को संभाल, मेरा तो खाना खाने का भी मन नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं तुम सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर देती हूँ, नीचे चली जाऊंगी। मिलिंद ने प्यार से माँ को गले लगाते हुए कहा, नहीं माँ, अभी किसी का मन नहीं है कुछ खाने पीने का, आप जाइए। शांति देवी भी नीचे जा चुकी थी। उनके जाते ही सोनू गुस्से से बोला, जीजू, मैं अब अपनी बहन की लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकता। मिलिंद बार बार सोनू को मिली के सामने ना बोलने का इशारा भी कर रहा था, परंतु सोनू गुस्से में मिली का हाथ पकड़कर बोला, मैं अब अपनी बहन को 1 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं छोड़ सकता। सोनू बोला, देखा आपने, आपके घर के खलनायकों को भनक मिल चुकी होगी कि मिली का ब्लड टेस्ट हुआ होगा, इसलिए मिली के दिमाग से खेल रहे हैं। अब वो मेडिकल रिपोर्ट भी किसी काम नहीं आने वाली। पूरे मोहल्ले के सामने मिली को मानसिक रोगी और पागल का दर्जा दे दिया। मिली सोनू की बात का मीनिंग समझकर नर्वस होकर बोली, भाई तू ये क्या कह रहा है? सोनू मिलिंद की परवाह किए बिना मिली को गायनोलॉजिस्ट
डॉक्टर की मिली के लिए बताई गई थ्योरी से अवगत कराने के साथ ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में भी बता कर ही माना। दुबे ने मिलिंद के एंट्रेंस दरवाजे पर निगाहें जमा रखी थी। मिलिंद शांत मुद्रा से दोनों भाई बहन के एक्सप्रेशन को देख रहा था। दुबे ने सोनू का हाथ पकड़कर बड़े अधिकार से कहा, भाई आप शांति से पानी पी और हम बड़े दोस्तों की बातों को भी पहले ध्यान से सुन लो, फिर तुम और तुम्हारी बहन को हम दोनों छोड़ने चलेंगे। मिली जो अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी, उसने सोनू को अधिकार से बेड पर हल्का सा धक्का देकर बैठा दिया और खुद भी बैठ गई। दुबे ने मिलिंद को देखकर कहा, यार तू भी चिल पिल कर, जो होता है उसको भी पॉजिटिव थॉट्स मानकर अब हम जो भी प्लान बनाएंगे उसमें 3 नहीं 4 पार्टनर दोस्त होंगे। सुनकर सोनू जो अब शांत हो चुका था वो बोला, सॉरी, पर जिस चौथे पार्टनर की आप बात कर रहे हैं उसकी जान दांव पर मैं तो नहीं लगा सकता। मैं अपनी बहन को अभी और इसी समय अपने साथ लेकर जाना चाहूँगा। मिली जो अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी वो बोली, पर मैं तेरे साथ अभी तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। तुझे पता है ना कि पापा का हार्ट पेशेंट है और तू मुझे ऐसे लेकर जाएगा तो पापा के साथ साथ मम्मी की भी तबीयत खराब हो जानी है। मिलिंद बोला, मैं खुद ऑफिस जाते समय मिली को सुबह ही घर पर छोड़ दूंगा और जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक मिली वहीं रहेगी। मिली बोली, पर प्रॉब्लम से भागकर सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। मैं इतनी डरपोक नहीं हूँ। जब मिलिंद और आप दोनों भाई मेरे संग साथ हैं तो मैं भागकर तो अपना घर बसा नहीं सकती, इसलिए मैं यहीं रहूँगी और अब 24 घंटे मेरा फ़ोन मेरे पास ही रहने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं तुम तीनों में से जिसका भी नंबर लगेगा उस तक मैसेज तो पहुंचा ही दूंगी। सोनू, फोन कोई बॉडीगार्ड नहीं है जो रक्षक बनकर तुझे हर सिचुएशन से बचाता रहेगा। दुबे बॉडीगार्ड का नाम सुनकर कुछ सोचता हुआ बोला, हाँ, एक बॉडीगार्ड का नाम मेरे माइंड में अभी अभी आया। वो किस दिनों तक पेइंग गेस्ट बनकर मिली के साथ 24 घंटे रह सकता है। मिलिंद, मिली और सोनू दुबे की बात को सुनकर हैरान हो रहे थे। दुबे बोला, भाई मैं अपने लाडले बेटे शेरू की बात कर रहा था। मिलिंद शेरू का नाम सुनते स्माइल करने लगा। दुबे ने मिली और सोनू के सस्पेंस को समाप्त करते बोला, सोनू भाई, मैं अपने डॉग शेरू की बात कर रहा था। सोनू और मिली भी शेरू डॉग का नाम सुनकर कुछ एक्साइटेड होकर दुबे की बात को समझ चुके थे। दुबे बोला, शेरू 3 साल का मेरा प्यारा लाडला दुलारा डॉग है। वो एक ट्रेन डॉग है। लेटरिन बाथरूम जाने के लिए हमारी तरह ही वाशरूम का यूज करता है। कुंडी खोलना बंद करना वो हम इंसानों से ज़्यादा अच्छी तरह कर सकता है और उसके कई काम ऐसे हैं जो वो सिचुएशन को देखकर कैसे हैंडल करना है सब करता है। दोनों भाई बहन मिली और सोनू शेरू का बायोडाटा सुनकर खुश हो रहे थे। दुबे बोला, पर उसकी कुछ बैड हॉबीज भी हैं। उसे टीवी देखना और वो भी अपने पसंद के चैनल लगवाकर। इंसानी बच्चों की भांति उसे खेलना, मस्ती करना, नाराज होना भी आता है। अगर तुम दोनों घूमने गए हो तो तुमसे पहले गाड़ी में जाकर बैठेगा। मिली से उसका इंट्रोडक्शन कल ही करवा देता हूँ। मिलिंद को तो वो अच्छी तरह जानता है, दुबे बोला, पर उससे पहले हमने उसको किसी के पास रखा भी नहीं है। वो फ्रेंडली के साथ इमोशनली फुल भी है। कल मिलिंद भाई, तुम मिली को उसके घर ना छोड़कर मेरे घर लेकर आओ। मैं कल ही शेरू की मिली से पक्की वाली फ्रेंडशिप करवाने की शुरुआत करता हूँ और उसी दौरान उसे समझाता भी जाऊँगा कि उसे कुछ दिन अपनी फ्रेंड के घर रहकर उसकी सेफ्टी करनी है। दुबे, इसके साथ मिली और मिलिंद, तुम दोनों को एक दूसरे के खाने पीने की चीज़ों का भी ध्यान रखना है। शेरू की एंट्री के बाद उसके खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो डॉग में 6 सेंस होती है, पर अपनी तरफ से तुम दोनों को भी अलर्ट रहना होगा। दुबे को सोचकर मिलिंद, भाई शेरू कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास गेस्ट की तरह आकर रहेगा। हमारे पास शेरू को मिलाकर 3 डॉग हैं, पर वो तीनों हमारे फैमिली मेम्बर हैं। जैसा दुख एक मेंबर का घर से दूर जाने पर होता है वैसा ही दुख मेरे परिवार को होने वाला है। मिली, मिलिंद, सोनू तीनों दुबे की बातें सुनकर इमोशनल हो चुके थे। दुबे बोला, पर मिलिंद और मिली भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है। सोनू बोला, दुबे भाई, क्या मैं भी कल आकर प्यारे शेरू से फ्रेंडशिप कर सकता हूँ? दुबे हंसकर बोला, मोस्ट वेलकम मेरे छोटे दोस्त, तू भी आजा। मिलिंद, तू मेरा एड्रेस इसे अभी ही सेंड कर दे। इसके बाद दुबे ने जादुई पिटारा यानी कैमरे वाला सूटकेस खोला और तीनों को देखकर हंसते बोला, अब इसके बारे में थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर सोनू और मैं अपने अपने घर रवाना होंगे। दुबे मिली को एक बटन सा दिखाते हुए बोला, मिली ये देख, ये बटन कैमरा है जिसे तुम आसानी से अपने कपड़ों में बालों में लगा सकती हो। ये भी एक तरह का तुम्हारा बॉडीगार्ड ही है।
जो तुम्हारी और तुम्हारे पास मौजूद लोगों की हरकतों पर अपनी पैनी नजरें जमाए रखेगा। तुम्हें इसे केवल सोते समय अपनी सहूलियत के हिसाब से सेट करना होगा। अभी फिलहाल मिली को ये कैमरा रूपी बटन यूज करने के लिए देते हैं। बाकी कैमरे कैसे लगाने हैं मिलिंद को वो काम कल करेंगे। कल मिली को देखने के बहाने मैं और सोनू कल फिर घर आएंगे। सोनू सुनकर बोला, पर दुबे भैया, कल तो मैं और मिली आपके घर ही आने वाले हैं, ग्रेट शेरू से मिलने। दुबे हंसकर, तो बस मिलिंद और मिली के पहुंचने के 10-15 मिनट बाद हम दोनों भूत भी इनके पीछे ही आ जाएंगे। तो चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि कल मिलिंद मिली को अपने साथ ऑफिस ले जाने की कहकर घर से निकलेगा और फिर मिलिंद सीधे दुबे के घर ही मिलेंगे। रात के 9 बज चुके थे। सोनू और दुबे दोनों मिलिंद से विदा लेकर घर निकल चुके थे। मिलिंद की कार कैफे वाले की पार्किंग में ही खड़ी थी, जो वो सुबह ऑफिस जाते समय लेता हुआ जाने वाला था। सोनू के लाए मिली स्पेशल नाश्ता कहाँ गिर गया, इसका होश आते ही सोनू को याद आया कि नाश्ते का पैकेट नीचे घर के गेट के पास ही गिर गया होगा और जिसकी किस्मत में होगा वो उसको खाकर हजम भी कर चुका होगा। सोनू ने मिली को अपने सामने के बटन कैमरा लगाने के लिए बोला, जिसे स्माइल करते हुए मिलिंद ने मिली के सूट पर फिक्स कर दिया था। सोनू दुबे को अपनी एक्टिवा पर बैठा कर ले जा चुका था। मिलिंद और मिली दोनों ही नीचे दुबे और सोनू को गेट तक छोड़ने आए थे और आते समय माँ शांति देवी से ये भी पूछने आए कि खाने में क्या बनाया जाए। शांति देवी ने एक गिलास दूध पीने की इच्छा जाहिर की और बोला, तुम्हें जो खाना है खाओ, मैं थोड़ा हल्का ही रहना चाहती हूँ। मिलिंद ऊपर आते ही माँ को गर्म दूध करके दे आया। मिलिंद ने भी दूध पिया और फिर एक दूसरे से लिपटे हुए भी सो चुके थे, आने वाली सुबह के इंतजार में। अगले दिन मिलिंद की आंख सुबह 6 बजे खुल चुकी थी। वो पहले तो लेटा हुआ कल के घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा। फिर उसने सोती हुई मिली के मासूम और सुंदर फेस को देखा तो उसको बच्चे की तरह किस करके वॉशरूम जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। रूम में जाकर उसने सीढ़ियों में ही नीचे वाले फ्लोर का जायजा लिया तो उसे लगा सब सोए पड़े हैं, जबकि सुबह दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और उनकी वजह से ही सुबह से ही खटर पटर की आवाज़ें आती हैं। मिलिंद ने अपने रूम के दरवाजे की कुंडी को थोड़ा सा अटका दिया ताकि कोई बिल्ली रूम में घुसकर गंदा न कर सके। मिलिंद वॉशरूम जा चुका था। इधर मिली को अपने कानों के पास ताली बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने मिलिंद की सोने वाली साइड को हाथ मारते हुए बोला, क्या यार, ये कौन सा तरीका है जगाने का। और फिर जब बिस्तर को खाली पाया और फिर उसे ताली बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी, मिली चौंक कर बैठ चुकी थी। तभी उसका ध्यान एंट्रेंस दरवाजे के पास रखे ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा, जहाँ मिलिंद की बड़ी सी तस्वीर माला चढ़ी हुई रखी थी और उसके आगे थाली में दिया और धूप बत्ती भी चल रही थी। पहले तो मिली ने सोचा कि वो ये सब सपने में देख रही है। उसने अपनी ओढ़ने वाली चादर उठाई और अपनी नींद से बोझिल आंखों को फिर से बंद कर लेट गई। उसे फिर से बहुत सारी तालियां बजने की आवाज़ें आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग मिलकर क्लैपिंग कर रहे हों। वो दोबारा से उठकर बैठ चुकी। उसने फिर से ड्रेसिंग टेबल को देखा, पर अब वहाँ मिलिंद की तस्वीर और थाली में रखा दिया और धूपबत्ती गायब हो चुकी थी। मिलिंद ने डरते डरते पूरे रूम का जायजा लिया, पर रूम में कोई भी मौजूद नहीं था। तभी उसे मिलिंद का ख्याल आया और वह अनजानी अनहोनी सी आशंका से मिलिंद को आवाज़ देती हुई बालकनी का दरवाज़ा अंदर से बंद और एंट्रेंस दरवाज़ा बाहर से बंद पाते मिलिंद को आवाज़ें देने लगी। मिलिंद जिसे वॉशरूम गए हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे, मिलिंद की आवाज़ सुनकर बाहर आ चुका था। दरवाज़ा खोलते ही मिलिंद को सही सलामत देख मिलिंद ने मिलिंद को प्यार से हक कर लिया। मिलिंद मिली की फेस रीडिंग में से समझ चुका था कि फिर कुछ मिलिंद ने ऐसा देखा है जिससे वो अपसेट है। मिलिंद ने भी क्लैपिंग्स की आवाज़ें और ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई मिलिंद के तस्वीर जिस पर माला चढ़ी हुई थी और थाली में दिया और धूपबत्ती भी चल रही थी, उसी का विस्तार से वर्णन किया। मिलिंद ने कुछ सोचकर इशारे से मिली को बोलते रहने के लिए कहा और चलते चलते अपने मेन दरवाजे के पास पहुंचकर उसे झटके से खोल दिया, पर बाहर कोई नहीं था। मिली ने रूम का दरवाजा अंदर से बंद किया और टीवी ऑन कर दिया और मिली के सूट में लगे बटन कैमरे को चेक करके दोबारा लगा दिया। बटन कैमरे का लिंकअप दुबे मिलिंद के लैपटॉप के साथ करके गया था। अब मिलिंद अपने लैपटॉप पर मिली द्वारा बताई गई गतिविधियों को चेक कर रहा था। जो मिली ने बताया था वैसा ही शूटिंग वो अपने लैपटॉप पर मिली के साथ स्माइल करता हुआ देख रहा था। ये अलग बात है कि मिली के बटन कैमरे ने केवल उसी सीन को देखा था जो मिली ने देखा था और क्लिपिंग्स की आवाज़ों को भी रिकॉर्ड कर लिया था। इसका मतलब मिली को
कल भी जो लाफिंग बुड्ढा दिखा था वो भी बिल्कुल सच था। मिली सच बोल रही थी। मिलिंद को अंदर ही अंदर अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि वो मिली की बातों पर कल कुछ परसेंट ही भरोसा कर पा रहा था। पर अब उसके घर के जितने भी खतरनाक खलनायक थे जो मिली और मिलिंद के साथ मिलकर माइंड गेम खेल रहे थे, उन सबको कैसे टिट फॉर टैट कैसे करना है, इसे मिलिंद भी अब अपना माइंड लगा चुका था। अब कौन शिकारी था और कौन शिकार बनेगा। रिश्तों की शतरंज बिछी हुई थी। कौन किसको मात देने वाला है, ये वक्त रूपी पहियों में छुपा हुआ था। मिली और मिलिंद नहा धोकर तैयार होकर नाश्ते की तैयारी एक साथ कर रही थी। मिलिंद नीचे माँ शांति देवी को नाश्ता देने पहुंचा तो बड़े भाई का रूम अंदर से बंद था और बड़ी शांति से छाई हुई थी। मिलिंद ने स्माइल करते हुए माँ को नाश्ता दिया और बोला, कुछ दिनों मिली मेरे साथ ही ऑफिस जाएगी। ऑफिस में काफ़ी पेंडिंग काम पड़ा है, कुछ स्टाफ छुट्टी पर है। तुम्हारी बहू की पढ़ाई का फ़ायदा उठा रहा हूँ। तब तक लक्ष्मी आंटी बाकी बचा काम संभाल लेंगी। शांति देवी को मिलिंद की बात कुछ पसंद नहीं आई। वो बोल पड़ी, कल तो तेरी बीवी की तबीयत खराब थी और आज तो उसे ऑफिस ले जा रहा है। मिलिंद स्माइल करते हुए, माँ ये तो मिली ने छोटा सा जोक किया था अपने भाई सोनू को डराने के लिए। ऐसा बच्चों जैसा जोक किया था जो उसका नौटी भाई बाद में समझ पाया था। मैं तो रात को ही आपको बताने वाला था पर सोचा सुबह ही सस्पेंस खोलूंगा। तभी मिलिंद की भाभी बड़बड़ाती हुई बाहर निकली, तेरी बीवी को अकल नहीं, कल सारा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया। मिलिंद कंधे पर भाभी के हाथ रखकर स्माइल करके बोला, आप भूल गई जब नई बहू बनकर आई थी तो शरारतें तो आपने भी कम नहीं की हैं। विमला हैरानी से मिलिंद को देखती रह गई और मिलिंद हवा की तरह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने रूम में आ चुका था। मिलिंद ने नाश्ता किया और मिलिंद ने मिली को नीचे माँ और विमला भाभी से करे वार्तालाप को बता दिया। दोनों लब बर्ड्स तैयार होकर निकल चुके थे। विमला और शांति देवी कुछ कहकर भी कुछ भी बोलकर नहीं पाई। मिलिंद ने कैफे की पार्किंग से कार ली और दोनों दुबे के घर की ओर चल पड़े। मिली को स्मार्ट डॉग फेरू से मिलने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने सोनू को भी फोन करके बता दिया कि वो और मिलिंद थोड़ी देर में दुबे भाई के घर पहुंचने वाले हैं। सोनू ने बताया कि वो रास्ते में ही है और 10 मिनट में वो भी पहुंच जाएगा। मिलिंद ने दुबे की आलीशान कोठी के आगे अपनी कार रोकी। सिक्योरिटी गार्ड ने मिलिंद को देखते ही गेट खोल दिया। मिलिंद अपनी कार को गेट के अंदर चलाता हुआ ऐसे ले जा रहा था जैसे वो उसका ही घर हो। मिलिंद दुबे की कोठी देखते ही समझ चुकी थी कि दुबे कितना रिच है, पर उसमें अपनी अमीरी का जरा सा भी घमंड नहीं है। दुबे ने मिलिंद की कार को देख लिया था और वो अपनी फैमिली के साथ मिलिंद का वेलकम करने आ चुका था। पीछे से सोनू भी अपने एक्टिवा के साथ जैसे ही गेट तक पहुंचा, उसे देखते ही दुबे ने सिक्योरिटी गार्ड को उसे भी अंदर आने के लिए बोल दिया। सोनू, मिलिंद तीनों दुबे और दुबे की फैमिली के साथ अंदर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ चुके थे। ये सब कौन कर रहा है जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।